हाय एवरीवन। तो कुछ आर्टिकल्स रह गए थे, एक ताइवान का इशू था और दो तीन टॉपिक और हैं, और जैसे अभी ये डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन हेट एंड स्टेट। ठीक है। और ये जो आर्टिकल है किसने लिखा है? प्रताप भानु मेहता ने लिखा है। तो ये आपको सुदर्शन टीवी वाला जो केस है ये पता होना चाहिए। सुदर्शन टीवी केस में क्या था कि जो यहाँ के जो एंकर थे वो क्या दिखा रहे थे, एक बिंदास बोल शो जो था उसको टेलीकास्ट कर रहे थे। ठीक है। तो इसके 10 शोज थे और ये टेलीकास्ट होने वाले थे, लेकिन हेट स्पीच को देखते हुए इसको हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था कि ये टेलीकास्ट नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद ही जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने ये बोला कि अभी तो प्रसारण नहीं हुआ है ना, टेलीविज़न में अभी प्रसारण नहीं हुआ है, तो जब इसका पूरी तरह से प्रसारण हो जाएगा उसके बाद हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें वाकई में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इसमें हेट स्पीच है या नहीं, उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे, है ना। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब ये बात यहाँ पे पहुँची तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये मुस्लिम कम्युनिटी को विलिफाई कर रहा है, उनकी इमेज को, कि यूपीएससी में क्या कर रहे हैं वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसको टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बिटवीन हेट एंड जो ऑफेंसिव स्पीच होती है ना, तो उसमें यहाँ पे ऑथर ने डिफरेंस बताया है कि ऑफेंसिव स्पीच और हेट स्पीच में डिफरेंस ये होता है कि हेट स्पीच क्या होती है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट की जाती है और या फिर उसको डिसरिगार्ड किया जाता है ना, डिसग्रेड उसको किया जाता है, तो ये है हेट स्पीच। और यहाँ पे मतलब इंडियन लॉज अलाउज रेगुलेशन फॉर हेट स्पीच, लेकिन जो मेन इशू है वो क्या है, फंडामेंटली पॉलिटिकल, एंड वी शुड नॉट प्रिटेंड दैट फाइन लीगल डिस्टिंक्शन विल सॉल्व द इशू, है ना। तो ये है कि ये जो इशू है, हम लगातार 2 दशकों से जो हमारे जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है तो इनके पास ही हम सारे डिपेंडेंट हैं, है ना। यहाँ पे हम ओवर रिलायंस दिखाते हैं, तो ओवर रिलायंस की वजह से यही जो होता है, ये फंडामेंटली जो हमारी सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ये कभी कभी बैकफायर कर जाती हैं। तो इन चीज़ों पे ये बोला है कि मतलब बार बार यहाँ पे जो राइट विंग है तो वो क्या बोलता है, एक तरह से विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करता है कि जो लिबरल्स हैं उन्होंने हमको ट्रैप कर दिया है ना, वो बार बार जो हमारी निंदा है वही करते रहते हैं, तो ये चीज़ खेला जाता है। लेकिन जबकि जो ट्रूथ है, ब्लंट ट्रूथ इज दैट द मोर द स्टेट रेगुलेट्स द मोर इट पॉलिटिसाइज द रेगुलेशन ऑफ स्पीच एंड अल्टीमेटली लेजिटिमेट डिसेंट विल बी द विक्टिम। तो ये चीज़ है आर्टिकल की। दूसरा ये है कि देयर इज़ अ होल बंच ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी बुक्स हैं जहाँ पे लॉज मेंशन है, रेगुलेशन मेंशन है कि क्या करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं। एंड जैसे केबल ब्रॉडकास्टर एक्ट है टू एबिलिटी टू स्यू, है ना, तो इससे हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दीज आर इनफेक्टिव बिकॉज जो हमारा इंस्टीट्यूशनल है वो भी क्या है, डिसफंक्शनल है ना। तो इस वजह से ये एक मतलब नया जो है टू मेक सेंस टू क्रिएट अनदर सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसकी ज़रूरत है, तो ये जो सारी इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सके। एंड अभी जो है सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत है, नॉट पोस्ट फैक्टो कंटेंट रेगुलेशन, लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर है दैट कैन हेल्प प्रोवाइड मोर चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो मोर चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो हमारे पार्लियामेंट है तो उसको भी इस चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ठीक है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है दैट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इट इज़ नॉट जुरिसडिक्शन टू बिगिन विथ। तो ये चीज़ है। अभी मतलब ट्रेजेडी ये है कि जितने भी जो लोग हैं ना, तो वो क्या चाहते हैं, जो ये हेट स्पीच के मॉन्गर्स होते हैं, ये सोचते हैं कि ये अगर हेट स्पीच करेंगे, ठीक है, फैलाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे इन द आइज़ ऑफ द पीपल। तो ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, हेट स्पीच किसी भी तरह से हो सकती है। देखो, हेट स्पीच ऐसे हो सकती है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी हो सकती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और किसके, गवर्नमेंट के समर्थन में भी, है ना। तो आप जब एक किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा चीज़ें मतलब उसको एम्फेसाइज कर रहे हो तो हेट स्पीच में कन्वर्ट हो सकता है। तो यही ट्रेजेडी इसकी है, तो आर्टिकल का यही क्रक्स था। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, लिफ्ट द विल ऑन द परंपरा। तो यहाँ पे गुरु शिष्य के बीच में जो परंपरा है उसके बारे में टीएम कृष्णा ने ये आर्टिकल लिखा है। और टीएम कृष्णा जो है राइटर इज़ अ म्यूजिशियन एंड ऑथर। ठीक है, ये क्लासिकल म्यूजिशियन ये हैं। तो इन्होंने मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो गुंडेचा जो ब्रदर हैं, ठीक है, रमाकांत गुंडेचा और अखिलेश गुंडेचा, तो ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक का जब भी नाम आता है, मेनली ध्रुपद, तो उसके लिए बहुत फेमस ये प्रोमिनेंट ये हैं। और इनमें से अभी एक की रिसेंटली डेथ भी हो गई थी, द हिंदू में आर्टिकल आया था उनके बारे में, ध्रुपद से रिलेटेड। तो अब देखो, यूरोप में ज़्यादा जो ध्रुपद के जो कॉन्सर्ट होते हैं ना, तो यूरोप में बहुत ज़्यादा होते हैं, रेगुलर बेसिस में होते हैं। तो यहाँ पे ये था कि इनके ऊपर जो सेक्सुअल अब्यूज़ एंड हैरेसमेंट अगेंस्ट लेट, ठीक है, रमाकांत गुंडेचा की डेथ हो गई, एंड अखिलेश गुंडेचा, ठीक है, तो इनके
ऊपर ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, है ना। अब इनको जो था 2012 में, आपको ये भी पता होना चाहिए, पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2017 में इन लोगों को जो है संगीत नाटक अकेडमी से भी अवार्ड नवाजा गया है ना। तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो सिमिलर एलिगेशन थे 2018 में भी लगे थे कर्नाटिक म्यूजिशियन के बाद में, और उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूजिशियन ने भी मतलब लगे थे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसके बाद सारा जो मुद्दा होता है वो क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में वो पड़ जाता है ना। सम सीनियर हिंदुस्तानी म्यूजिशियन लिटरली वॉक अराउंड लाइक, मतलब उनको ऐसा लगता है वो हिंदुस्तानी म्यूजिशियन होते हैं, लेकिन दे फील लाइक कि वो किसी डीटी के वो अवतार हैं, है ना। तो वो ऐसा ट्रीट करते हैं। एंड जो हिंदुस्तानी म्यूजिशियन ओल्ड एंड यंग, अभी वो धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, आप मतलब बाहर आ रहे हैं, दे आर स्पीकिंग अप, वो बोल रहे हैं, अपनी जो वॉइस है वो रेस कर रहे हैं अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड जो अमजद अली खान, हरी प्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन है, तो इन्होंने ये बोला है कि ये क्या होना चाहिए, मतलब जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने ये बोला है कि गुरु शिक्षा की जो परंपरा है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐसा होना नहीं चाहिए बीच में। तो हमारा जो कोर स्ट्रक्चर है वो क्या है, मतलब जब भी कोई जाता है, हम कहीं पे जाते हैं, तो हम वहाँ पे हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं जाते, उस जगह को हम किससे करते हैं, उसके स्ट्रक्चर से। इवन हम गुरु का भी जो नेचर है वो उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, है ना। लेकिन क्या देखते हैं कि वो जगह हमारे लिए सेफ़ है, रिस्पेक्टफुल है, या फिर नॉन अब्यूज़िव है स्टूडेंट के लिए, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। और जब वहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे कुछ इस तरह के जो चीज़ें हैं कि मतलब कहीं पे अगर हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो ये बोला जाता है इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो ये सब चीज़ें होती है, इस वजह से जो हमारी वॉइस है वो ऊपर रेज नहीं हो पाती है। कोई हमारे साथ कुछ गलत काम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ नहीं बोल पाते, क्योंकि उससे उनका जो बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से भी होते हैं, और उनका पूरा करियर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आगे इन लोगों ने, अगर इनके खिलाफ बच्चों ने आवाज़ उठाई तो ये इनकी कभी लाइफ में कोई कंसर्ट नहीं होने देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइफ में कहीं कहीं पे इनको मतलब करियर में इनके सक्सेस वगैरह नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ है इसमें। और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सी द सर्विस ऑफ द गुरु एज अ गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा ये जो है ये डेंजरस आइडिया हो गया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ डीपली इन्वॉल्व रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट टॉक्सिक, मतलब जो टॉक्सिक नहीं है, एक अच्छी सी रिलेशनशिप होनी चाहिए गुरु शिष्य के बीच में, जिसमें कोई गलत इंटेंशन ना हो। एंड वी नीड टू फर्स्ट ह्यूमनाइज गुरु, सबसे पहले हमको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा गुरुज को। और जो परंपरा है दैट डिमांड्स ओबीडेंस एंड सॉरी एंड अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस ओनली बिकॉज समवन इज़ अ गुरु नीड्स टू बी डिमोलिस्ड, है ना। और सिंपल ये है कि गुरु को मतलब रिस्पेक्ट करना है। फॉर रिस्पेक्ट किस लिए, क्योंकि उसका उस डोमेन में, अब संगीत का गुरु है तो वो उस डोमेन में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो वी आर रिस्पेक्टिंग हिम फॉर दैट। लेकिन अगर वो इस रिस्पेक्ट के अलावा कुछ और भी हमसे चाह रहा है बदले में, तो वाई, मतलब अगर इफ़ रिस्पेक्ट ग्रोज बियॉन्ड दिस, इट मस्ट कम फ्रॉम अ म्यूचुअली इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप। या तो अगर हो रहा है कुछ ऐसा तो वो म्यूचुअली इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसमें किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए सेक्सुअली। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि दिस इनफॉर्मेलिटीज जस्टिफाई ऑन द बेसिस दैट इट क्रिएट्स अ यूनिक अनकंडीशन स्पेस फॉर लर्निंग। और अगर हम बात करें पुअर स्टूडेंट्स की, है ना, तो पुअर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको वो एक तरह से टारगेट कर देते हैं कि ये तो पुअर बैकग्राउंड का है स्टूडेंट और ये क्या है, आगे नहीं आ पाएगा। तो वो सबसे ज़्यादा उनकी जो है मतलब प्रॉब्लम उनके लिए हो जाती है। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि जो गुरु और गुरुज़ हैं, मतलब उनकी जो शिष्यों के साथ जो रिलेशन है उसको बरकरार रखना चाहिए। ऐसे मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट कैसे होता है, गुरु भी जो है अपनी ही इमेज को, मतलब जो सेल्फ इमेज है उसको, उसका ध्यान नहीं रखता है ना। तो यही सब चीज़ें इसमें आर्टिकल में बोली गई थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लेट्स सी, ये जो है रीडिंग द फेड्स गाइडेंस। तो यहाँ पे जो यूएस इकोनॉमी है, उनका जो फेडरल रिजर्व है, उसने ये इंडिकेट किया है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो 2023 तक नियर ज़ीरो रहेंगे एटलीस्ट। एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ गाइडेंस, तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे हमारे लिए देखना ज़रूरी है कि जो ये जो फेडरल रिजर्व है तो इसका इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है। अब मतलब देखो ये है कि जब से इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो कम होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है
तो क्या होगा उससे, जो बोरोइंग होगी, ठीक है, वो भी हम चीपर रेट पे ले सकते हैं, ठीक है। अब चीपर रेट पे होगी तो हाउस होल्ड्स है, तो हाउस होल्ड्स की जो डिमांड है उसमें क्या होगा, स्पाइक देखने को मिलेगा, वो बढ़ेगी, डिमांड राइज करेगी। उसके बाद डिमांड राइज करेगी तो खूब सारे जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो भी है, वो क्या करेंगे, उसमें भी डिमांड तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। अब इससे क्या होगा, जो बिजनेसेस हैं वो एक्सपेंड होंगे, ठीक है, और यहाँ पे वो प्रॉपर जो इक्विपमेंट है ना, वो सब क्या करेंगे, वो परचेस करेंगे। अब इक्विपमेंट वगैरह परचेस करेंगे तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, मोर वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को हायर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब वर्कर्स को हायर करेंगे तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये साइकिल बन रही है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो फाइनेंशियल है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, द स्ट्रॉन्गर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में पुश अप वेजेस एंड अदर कॉस्ट इम्पैक्टिंग इन्फ्लेमेशन, है ना, इन्फ्लेमेशन नहीं, सॉरी, इन्फ्लेशन। तो यही इसमें बस मेन यही डिस्कस किया गया है कि इससे हेल्पफुल ही रहेगा ये, अगर ऐसा होता है। एंड न्यू सर्च फॉर केदारनाथ फ्लड्स विक्टिम, तो केदारनाथ की जो फ्लड विक्टिम है उनकी दोबारा नई तरीके से जांच हो रही है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि काफ़ी 2013 में जब 17 जून को ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ था तो 3,886 जो पर्सन्स हैं वो मिसिंग थे, ठीक है, वो मिसिंग थे। केवल 11 बॉडीज़ ही आइडेंटिफाइड की गई थी और जो डीएनए सैंपल्स थे 18 मैच सैंपल्स है ना, प्रोवाइडेड बाय फैमिली। तो यहाँ पे नैनीताल हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी दिल्ली बेस्ड एक्टिविस्ट अजय गौतम ने। इन्होंने बोला था कि जो मिसिंग पिलग्रिम्स थे उस टाइम पे उनकी बॉडीज़ को मतलब ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि एक ही बार ढूंढा गया, उसके बाद इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो गौरीकुंड टू वासुकीताल, कालीमाथ टू रनबारा, व चैमासी, गौरीकुंड टू गोमुखुंडा, ठीक है, गोमुकुंडा। तो यहाँ से वो है डेंस फॉरेस्ट में, यहाँ पे सर्च टीम को भेजा जाएगा और यहाँ पे क्या होगी, सर्च किया जाएगा। अब इसके लिए कमेटी जो बनी है गवर्नमेंट ने मेंशन किया, तो उसमें ये बोला गया है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे जोग्राफिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वाडिया इंस्टीट्यूट और हिमालय जियोलॉजी देहरादून के, ठीक है। तो ये सब इसमें देखेंगे। एंड यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी एट 60, वाई देयर इज़ अ नीड टू गिव इट अ फ्रेश लुक, तो यही हम सब ने मतलब पढ़ लिया था। 60th एनिवर्सरी है IWT इंडस वाटर ट्रीटी की, और वर्ल्ड बैंक जो था, वर्ल्ड बैंक विच एज द थर्ड पार्टी प्लेड अ पाइटल रोल इन क्राफ्टिंग द IWT, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, और इसको मैंने बताया था कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दैट एग्जिस्ट डिस्पाइट द ट्रबल रिलेशनशिप, है ना। तो बहुत बेहतर एग्जाम्पल है, तीनों नदियाँ भी हो गई हैं, तो ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे है जो ट्रीटी है, दैट द ट्रीटी हैज़ रिमेन्ड अनइंटरप्टेड, बिकॉज क्योंकि जो इंडिया है अनइंटरप्टेड इसलिए क्योंकि इंडिया रिस्पेक्ट करता है अपने सिग्नेटरीज़ की, अपने जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है उनकी वैल्यूज़ की, एज एन इम्पॉर्टेंट कनेक्टर है इन द रीजन इन टर्म्स ऑफ बोथ डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, है ना। चाहे हमारा जो पार्लियामेंट अटैक था 2001 में, और मुंबई में 2008 में पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर उरी इंसिडेंट हुआ 2016 में, पठानकोट और पुलवामा 2019 में, उसके बाद भी हमने इंडिया चूज़ नॉट टू डू सो, है ना, ये ट्रीटी का वायलेशन नहीं किया। अटैक सर्ज इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान, टॉक्स ब्रिंग शिफ्टिंग स्टैंड्स, तो यहाँ पे जो है जो पाकिस्तानी तालिबान है वो ये सोच रहा है कि अगर अफगानिस्तान तालिबान यहाँ पे पावर में आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, अफगान तालिबान वहाँ पे पीस को मतलब इंश्योर कर सकते हैं ना। तो उनको यही डर सता रहा है कि पाकिस्तानी तालिबान और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको बोलते हैं, दे आर स्टक इन अलायंस इन जुलाई विद हाफ अ डजन स्मॉल मिलिटेंट फ्रैक्शंस। तो ये अभी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि देर वर देन 6,000 पाकिस्तानी फाइटर इन अफगानिस्तान, और ये जो थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से एफिलेटेड थे, है ना। तो ये रिफ्यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं। और अभी जो है अफगानिस्तान तालिबान एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में क्या थी, डील भी हुई थी, जिसमें US फोर्स का विड्रॉल हो गया था वहाँ से, एक्सचेंज फॉर अफगान तालिबान गारंटीज दे वुड नॉट हार्बर अदर मिलिटेंट्स, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे जो है ताइवान स्क्रैम्बल्स जेट्स एज 18 चाइनीज़ प्लेन्स बज आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ताइवान और एक बार ताइवान की लोकेशन में दिखा देती, जो क्योंकि ये US और जितने भी कंट्रीज़ हैं तो वो इसका यूज़ करेंगे ताइवान स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ से हम ईस्ट की साइड को आते हैं, तो ये ताइवान है, ठीक है, और ये ताइवान स्टेट है, मेनलैंड चाइना से, ताइवान स्टेट से ये सेपरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अब ये रीज़न बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूटेड रहता है, और इनको भी मतलब जैसे 1 कंट्री 2 सिस्टम फार्मूला है, तो हांगकॉन्ग के सिमिलर इनको पार मिली है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 चाइना पॉलिसी 1 कंट्री 2 सिस्टम से अलग है। अब इसमें 1 चाइना पॉलिसी में क्या बोलता है बीजिंग, कि बीजिंग बोलता है कि बीजिंग ही देयर इज़ ओनली 1 चाइना, है ना, और
ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ इट, कि ताइवान जो है चाइना का पार्ट है, इसलिए आप कोई भी कंट्री जो है इनसे फॉर्मलाइज ऐसे रिलेशन नहीं बना सकती है ना। तो ये है, लेकिन यूएसए के जो है बार बार यहाँ पे जो आर्म्स वगैरह भी सेल करता है इस आइलैंड को, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। इससे पहले भी ये वाला रीजन इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, आपने पता होगा WHA है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो यहाँ पे भी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पे आए थे, है ना। और इस वजह से चाइना को भी प्रॉब्लम हुई थी। और बाकी, लेकिन ये WHO का पार्ट नहीं है, आपको याद रखना WHO का पार्ट नहीं है, लेकिन ये WTO का है, ठीक है, WTO का मेंबर है। और किसका मेंबर है ये? एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मेंबर है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर है। और इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, उसका भी ये मेंबर है। और यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ गवर्नेंस एंड डी फैक्टो जो गवर्नेंस है वो चलती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट गवर्नेंस यहाँ पे चलती है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए रिलेटेड टू ताइवान। नेपाल इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक्स विद रिवाइज मैप, ठीक है, तो ये क्लास 9th और जो 12th की जो बुक है, तो यहाँ पे इनके नेपाल के जो गिरिराज मणि पोखरेल है, ठीक है, मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, तो इन्होंने नया सिलेबस में ये डाला है कि पॉलिटिकल मैप डाला है, रिवाइज पॉलिटिकल मैप। और जो हमारी 3 स्ट्रैटेजिकली इंडियन एरियाज़ हैं एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, तो उनको वहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और इंडिया का इसमें यही कहना है कि हमने इसको क्या बोला है, आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट of the territorial claims by Nepal after its parliament unanimously approved the new political map of the country। हमारे 3 रीजन को, लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियाधुरा एरियाज विच इंडिया मेंटेन्स बिलोंग्स टू इट, ठीक है, तो इसको यहाँ पे दिखाया है। तो ये सही नहीं है, यहाँ पे आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो आती है ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है। सुगौली की ट्रीटी कब हुई थी? 1816 में साइन की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल के बीच में, ट्रीटी ऑफ सुगौली टू एंड द टेरिटोरियल वॉर, ठीक है। तो इसमें डिमार्केट किया गया था जो उत्तराखंड का कुमाऊं है विद रिवर काली एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया नेपाल। लेकिन जो रिवर काली है, आपको पता है कि जनरली जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो उनमें मतलब चेंजेस होते जाते हैं उनके फ्लो में, है ना, शिफ्टिंग इट कोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड ओरिजिन है जो रिवर काली का, दूसरा मतलब ये है रिवर काली, ठीक है। तो इसका ओरिजिन भी कंट्रोवर्सी में रहता है, ओरिजिन क्योंकि इसका इज ऑल्सो नॉट नोन। इंडिया क्लेम्स दैट द रिवर ओरिजिन्स फ्रॉम स्ट्रीम्स ऑफ कालापानी, है ना, तो इंडिया ये क्लेम करता है, लेकिन नेपाल क्लेम करता है कि जो रिवर है ओरिजिनल होती है उनके कुथी यांगटी स्ट्रीम से। तीसरा जो है गुंजी विलेज, ठीक है, तो रिवर काली का जो बाइसेक्ट्स है द बयान्स एरिया एंड द साउथ ईस्ट बयान्स इंक्लूड द गुंजी विलेज विच इज क्लेम्ड बाय नेपाल एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो ये इसको गेटवे बोला जाता है गुंजी विलेज को, मानसरोवर यात्रा का। और एरिया जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया था टू नेपाल बाय ब्रिटिशर्स फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो इस वजह से ये जो है ये बार बार कंट्रोवर्सी में रहते हैं। और बाकी आपको कालापानी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो वो भी उसके बारे में भी यही है कि वो एक वैली है कैलाश मानसरोवर रूट, वहाँ पे अपेयर होता है, इज लोकेटेड एन अल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर, बॉर्डरिंग इंडियाज उत्तराखंड नेपाल सुदूर पश्चिम प्रदेश, है ना। और ये काली, महाकाली, शारदा और इंडिया नेपाल में जो रिवर लोकेटेड है तो वहाँ पे होता है। और ये देख सकते हैं मैप है, ये लिपुलेख पास है, ठीक है, लिपुलेख पास, और यहाँ पे काला पानी है, ठीक है, ये रीजन है और एक लिम्पियाधुरा, ठीक है। तो इन तीनों को ही उन्होंने अपने मैप में दिखाया हुआ है, लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपुलेख, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो किसको लेके है, इंडो नेपाल बॉर्डर में काला पानी को लेके, उसके बाद लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ठीक है।